हेलो स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला था भौतिक अवस्था के आधार पर। भाई उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक यानी कि वो रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब या तो उस वेग को घटा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया का मैंने आपको बताया, जैसे कि कल आपको उदाहरण भी दिया, जैसे कि इसका उपयोग अपन घर पर कैसे करेंगे कि आप आलू बॉयल कर रहे हो पानी के अंदर, टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा उत्प्रेरक के रूप में नमक डाल दो, जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो ये होते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के अंत में स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। अब देखिए उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक का के प्रकार मैंने बताए थे कि पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला था समांगी और दूसरा था विषमांगी। समांगी उत्प्रेरक भी बता दिया था कि समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, यानी कि वो उत्प्रेरक जो जिनकी सारी भौतिक अवस्थाएं समान होती है, यानी कि ऐसे उत्प्रेरक जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों ही एक ही अवस्था में होते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी थी। ठीक है, कल वीडियो अगर देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा। फिर है विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरक वो होते हैं, यानी कि विषमांगी हेटेरोजीनस इंग्लिश में बोलते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक वो होते हैं जिसके अंदर क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसे हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। तो फिर से देख लो एक बार, विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे इसका उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के कितने अणु है? दो, तो इधर भी दो होने चाहिए, तो यहाँ दो लगा दिया। अब हाइड्रोजन के कितने? दो, और इधर है तीन दूनी छह, तो यहाँ पर भी तीन लगा दिया। अब ये संतुलित हो गई। अब देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाते हैं, और इसमें जो यह अभिक्रिया जो है वो बहुत ही धीमी गति से होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को तीव्र गति से करने के लिए, ठीक है, यह अभिक्रिया को तीव्र गति से करने के लिए इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है वो थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा लिया जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं, कोई लोहे की कील या कोई भी आयरन है वो उसमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगी, यह अभिक्रिया काफी तीव्र गति से संपन्न हो जाएगी। अब देखो ये विषमांगी कैसे है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के रूप में है, हाइड्रोजन भी गैस के रूप में है, अमोनिया लिक्विड, एल लिखा ना, लिक्विड यानी द्रवित अवस्था में होता है। ठीक है, और आयरन, आयरन किस रूप में होता है? ठोस द्रव या गैस? ठोस के रूप में। तो यह भी सॉलिड के रूप में होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यह होती है विषमांगी उत्प्रेरक, जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और अभिकारक और उत्प्रेरक तीनों ही भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो यह है विषमांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स उत्प्रेरकों के प्रकार। दो हो गए। नेक्स्ट है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। नेक्स्ट है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। क्रिया यानी कि जो क्रिया करता है उस आधार पर जो उत्प्रेरक है वो मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। इसी के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। ए आता है धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। धनात्मक, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है ना,
धनात्मक उत्प्रेरक स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। इसको आप देखिए, इस उदाहरण से समझो। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट से क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इसको आप संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, 2 3 6, तो यहाँ पर भी ये लगा दिया। इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट। तो देखिए धनात्मक उत्प्रेरक यानी कि जैसे पोटेशियम क्लोरेट, तो इस पोटेशियम क्लोरेट का जब डिसोसिएशन होगा, जब इसका विखंडन होगा, इसका अपघटन होगा, तो अपघटन होकर के क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। जैसा कि कल मैंने तीव्र और मंद अभिक्रिया के अंदर तीव्र और मंद अभिक्रिया के अंदर आपको पोटेशियम क्लोराइड का उदाहरण दिया था, तो मैंने कहा था कि यह एक मंद प्रकार की अभिक्रिया है कि पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन है वो बहुत ही धीरे धीरे बनते हैं। तो यही इसमें होता है कि पोटेशियम क्लोरेट है, इस पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बहुत धीरे धीरे बनते हैं। हमें इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है, तो इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हम इसमें उत्प्रेरक के रूप में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देंगे, और मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने पर ये क्या एकदम से फास्ट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैग्नीज डाई मिलाते ही क्या हो जाएगा, यह तेजी से संपन्न होने लग जाती है। इसी प्रकार से और देखो, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। ये आपको एक बार थोड़ा सा अजीब अटपटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये अभिक्रिया आपकी आगे तक आएगी, आपको सारी की सारी याद हो जाएगी, याद करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा देखिए केमिस्ट्री है, थोड़ा लॉजिक समझ के आपको अभिक्रिया याद करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए एक बार जोर आएगा फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको संतुलित करो, 9th क्लास में मैंने संतुलन सिखाया था, अभिक्रिया को बैलेंस करना 9th क्लास में सिखाया भी था मैंने। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पर भी हमने 2 लगा दिया, और यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित होगी। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बनाते हैं। यह अभिक्रिया भी बहुत धीरे धीरे होती है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अंदर थोड़ा सा नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला दिया, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलाते ही यह अभिक्रिया काफी फास्ट हो जाती है, काफी तेजी से संपन्न होना शुरू कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक समझ में आ गया धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, हमारा हो गया था धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है। अब है नेक्स्ट है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक स्टूडेंट्स वो होते हैं तो जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं। भाई धनात्मक बढ़ाता है तो ऋणात्मक कम करता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लो, देखिए इसका उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये है इसका, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा कि समय के साथ टूटता है, और किस में टूट जाता है, यानी अपघटित होकर के जल व ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। यह समय के साथ टूट करके जल व ऑक्सीजन बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए पहले इसके बारे में मैं वैसे बता देता हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल है, मार्केट में आता है, बहुत कई यूज भी है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे ही घाव हो जाए उसको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में आता है, कपड़ों पे से दाग धब्बे हटाने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। तो हुआ क्या कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को शीशियों में भरा जाता है तो वो क्या होता है, अपघटित हो जाता है तेजी से जल व ऑक्सीजन। तो क्यों ना इसमें एक ऐसा उत्प्रेरक डाले, अगर धनात्मक डालेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा, यही तो है।
एक ऐसा उत्प्रेरक डाले जो जल व ऑक्सीजन न बनने देने के कारण इधर ही रखे, यानी अभिक्रिया इधर ही संपादित हो, यानी वाटर और ऑक्सीजन बनने ही नहीं दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में ग्लिसरॉल काम में लेते हैं। ग्लिसरॉल, देखिए स्टूडेंट्स, आपको उत्प्रेरक की एक विशेषता यह भी है कि अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक काम में आते हैं, इसलिए इनको आपस में मिला मत देना, खिचड़ी मत बना देना। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया के लिए ये उत्प्रेरक काम में आएगा और इस अभिक्रिया के लिए यह उत्प्रेरक काम में आएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या बनता है, वाटर और ऑक्सीजन बनती है, लेकिन इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में ग्लिसरॉल बनाते तो ये पानी और ऑक्सीजन को बनने नहीं देगा और क्या सुरक्षित रखेगा, अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसा का ऐसा सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा और उदाहरण देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण दे रहा हूं, उसका नाम है क्लोरोफॉर्म। नेगेटिव कैटालिस्ट के अंदर है क्लोरोफॉर्म, इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना, CHCl3, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्लोरोफॉर्म के बारे में, बुक में तो सीधा दिया हुआ है, थोड़ा जानना भी जरूरी है क्लोरोफॉर्म के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझ लो कि जैसे पुरानी जो हिंदी फिल्में आपने देखी होगी, उसके अंदर किसी को किडनैप करते थे गुंडे, तो वो लोग क्या करते थे, रुमाली के अंदर एक लिक्विड डालते थे, ऐसे तो था, उसको सुंघाते थे, ऐसा ही था ना, और उसको किडनैप करते थे। तो यही होता है, वो जो पदार्थ था वो क्लोरोफॉर्म ही है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म जो पदार्थ आता है, यदि किसी को हल्का सा भी सुंघा दिया जाए तो वो इंसान उसी समय बेहोश हो जाता है, उसकी अल्प मात्रा ही इंसान को बेहोश करने के लिए पर्याप्त होती है। इसी का उपयोग डॉक्टर करते थे पहले, क्योंकि पहले अपनी जो मेडिकल साइंस थी उसमें इतनी तरक्की नहीं थी। आज जैसे ऑपरेशन करना है तो उसी अंग को सुन करेंगे फिर ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन पहले क्या था, मरीज को पूरे को बेहोश करना पड़ता था, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे। मरीज को ऑपरेशन करने से पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे, मरीज बेहोश हो जाता और फिर उसके बाद में उसका ऑपरेशन करते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन आने लगी कि मरीज मरने लगे। कई कंडीशन ऐसी आ गई कि मरीज है वो धीरे धीरे मरने लगे। तो फिर ये हुआ कि ये आखिर हो क्या रहा है, मरीज मर क्यों रहे हैं। तो फिर पता चला कि यह क्लोरोफॉर्म, भाई बोतल को खोलेंगे क्लोरोफॉर्म की तो बाहर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा या नहीं करेगा, करेगा, भाई खुलेगी तो ऑक्सीजन की वायु के संपर्क में आएगा, और यह क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण से अभिक्रिया कर लेता है और एक विषैली गैस बनाता है, ठीक है। यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस बनाता है जिसका नाम है फोस्जिन। तो देखिए HCl निकल जाएगा तो और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CaOCl2, सॉरी फोस्जिन गैस बनाएगा। तो देखिए इसके दो अणु हैं, तो ये HCl एक इसमें से निकल जाएगा तो बनेगा COCl2। ये होता है फोस्जिन का सूत्र, COCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है फोस्जिन नाम की एक विषैली गैस बनाता है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे यह जो क्लोरोफॉर्म है ऑक्सीजन से क्रिया करके एक फोस्जिन नाम की गैस बनाएगा। यह फोस्जिन उस मरीज को, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि वो क्लोरोफॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो फोस्जिन है, और उस फोस्जिन को जब ये सूंघ लेता है तो मरीज की मौत हो जाती है। तो इसे बनने से रोकने के लिए एक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक काम में लेते हैं। ध्यान रखना, उस उत्प्रेरक का नाम है एथेनॉल, C2H5OH, इसका नाम है एथेनॉल, जो पहले लेसन में भी आप पढ़ चुके हो। एल्कोहल का ही एक पार्ट है, शराब बनाने में काम में आता है। तो क्या करते हैं वो लोग, जो ये क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, वो शीशियों के अंदर पूरी की पूरी शीशी क्लोरोफॉर्म से भरते हैं और थोड़ा सा बचा हुआ भाग में थोड़ा सा एथेनॉल मिला देते हैं, ताकि फोस्जिन जो गैस बनती है इसको रोका जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक के अंदर
अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो अब देखो इसकी थोड़ी क्रिया विधि बता देता हूं, इसमें आपको अगर दिक्कत आ रही है तो देखिए क्लोरोफॉर्म की क्रिया विधि कैसे बना। देखिए क्लोरोफॉर्म के हमने दो अणु लिए हैं, CH, ऐसे कर लो CHCl3, CH ये ऐसे है, इसके साथ एक तो H जुड़ा है और तीन क्या जुड़े हैं इसके साथ, क्लोरीन। ऐसे ही है CHCl3, तो ठीक है। और प्लस ऑक्सीजन, कितने अणु ऑक्सीजन के, दो, तो एक ऑक्सीजन ये और एक ये। ऐसे समझ लो, आ गया समझ में। CHCl3 ऐसी तो है, CHCl3 कितने अणु हैं, दो अणु है ना, तो दो अणु हमने काम में ले लिए। ऑक्सीजन के भी दो अणु हैं। अब देखो क्या होगा, एक ठीक है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके निकल जाएगा। तो ये बताओ 2HCl निकला या नहीं निकला, निकल गया ना, दो दो अणु जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। अब जहां से ये निकले यहां पर कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया और दूसरा ऑक्सीजन यहां जुड़ गया, तो क्या बना, COCl2, COCl2, और ये भी COCl2, तो दो अणु हो गए ना, एक और दो, तो दो अणु COCl2 के बन गए। इस तरीके से फॉस्जिन गैस बनती है। क्रिया विधि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कहीं अटको नहीं। तो आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक आप ऐसे समझ लो, स्वतः उत्प्रेरक यानी कि इसमें यह खुद ही उत्प्रेरक का काम करता है, यह अभिक्रिया खुद ही उत्प्रेरक का कार्य करती है। स्वतः उत्प्रेरक में आप ऐसे समझ लो इसको। इसका एक उदाहरण देता हूं, जैसे देखिए CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है। एथिल एसीटेट पर यदि जल की क्रिया करवाई जाए, ठीक है, तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट पर जल की क्रिया करवाए तो देखिए क्या बनता है। मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं इसका उत्पाद। तो देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। और इसका नाम है एथेनॉल, बताइए आपको। तो अब देखिए यहां पर यह एसिटिक अम्ल जो है वो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो अब आप इसकी परिभाषा समझो, क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उत्पाद जो है ना, प्रोडक्ट, यह प्रोडक्ट है, उत्पाद खुद उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें एथिल एसीटेट ने जल के साथ क्रिया की तो एसिटिक अम्ल व एथेनॉल बना, ठीक है। तो पहले तो यह अभिक्रिया बहुत धीरे होगी, क्यों, क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार का उत्प्रेरक है ही नहीं। लेकिन बाद में क्या होगा कि जैसे ही थोड़ा सा एसिटिक अम्ल बन जाएगा, थोड़ा सा एसिटिक अम्ल बन जाएगा, तो यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा और एक का एक यह अभिक्रिया तेजी से संपन्न होने लग जाती है, क्योंकि यह उत्प्रेरक का कार्य करता। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले तो पूछ लेते हैं इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है, एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। यह अभिक्रिया अगर समझ में नहीं आई है तो मैं इसकी क्रिया विधि से इसको समझाता हूं। देखिए इसको तोड़ो, CH3COO माइनस और C2H5, ठीक है, ये प्लस, इसको मान लो प्लस। फिर जल को तोड़ो, H और OH, तो H प्लस OH माइनस, यह इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3COOH, जैसा कि बनाया था एसिटिक अम्ल। फिर यह एल्कोहल OH के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एथेनॉल, जैसा कि पहले बताया था। तो इस प्रकार से यह होती है स्वतः अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, बाकी की जो अभिक्रियाएं बची हुई है वो अपन कल डिस्कस करेंगे।